नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आज के एग्जाम में आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैक बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके आगे जो आने वाले एग्जाम से उसमें हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, डिमांड जो चैप्टर है उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं इस दावे के साथ आपको कह सकता हूं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा गया है। मांग का नियम यह बताता है कि कीमत कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण मांग जो है कम हो जाती है। ऐसा किसने कहा? ठीक है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस द डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीजेस, एज द प्राइस राइज द डिमांड फॉर द गुड्स डिक्रीजेस। यानी किसी वस्तु की जब कीमत बढ़ती है दोस्तों तो डिमांड क्या होता है? कम हो जाता है। अब जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसा किसने कहा पूछा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मार्शल। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं इन चीज के बारे में जो कि आपके एग्जाम में आपको पॉइंट्स जो है काम आएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत तथा इसके मांगी की मात्रा के बीच को इनवर्स रिलेशन को बताता है, यानी विपरीत संबंध को बताता है। इसका अर्थ है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की क्या होता है? कीमत बढ़ती है तो डिमांड जो होता है मांग वो कम हो जाता है, और जब कीमत घटता है तो डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में जो है इन 1890 अल्फ्रेड मार्शल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलप्ड सप्लाई एंड डिमांड कर्व। 1890 में याद रखिएगा अल्फ्रेड मार्शल जो है उनके सिद्धांत के अनुसार जो है उन्होंने पूर्ति और मांग का जो सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध दर्शाता है? द लॉ ऑफ डिमांड शोज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द डिमांड। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया कि जब किसी वस्तु का क्या होता है? कीमत बढ़ता है। जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है यानी प्राइस इंक्रीज होता है तो आपका जो मांग होता है वो डिक्रीज होता है, यानी डिमांड जो होता है वो डिक्रीज होता है। लेकिन दोस्तों वही अगर बात करें, अगर मेरा प्राइस डिक्रीज हो रहा है, कीमत कम हो रहा है, तो आपका मांग भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डिमांड क्या होगा दोस्तों? इस सिचुएशन में इंक्रीज होगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इन मांग और कीमत के बीच कैसा संबंध है? इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा है? इनवर्स, यानी आपका विपरीत संबंध है। तो मांग और कीमत के बीच कैसा संबंध है दोस्तों? याद रखिएगा, विपरीत संबंध है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है। मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण है। द लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी इज ड्यू टू। ठीक है, तो क्या क्या कारण हो सकता है? पहला कारण दिया गया है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, मार्जिनल यूटिलिटी डेप्रिसिएशन लॉ। उसके बाद दूसरा दिया गया आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। उसके बाद दिया गया प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं ये सभी इसका कारण है, इसलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मांग का नियम व्यक्त करता है, एक्सप्रेस द लॉ ऑफ डिमांड। तो आपका ऑप्शंस है क्या? पहला है वस्तु की कीमत तथा मांगी की मात्रा के बीच का संबंध। तो दोस्तों कोई भी स्टूडेंट होगा जो देख के डायरेक्ट अब लगा देगा कि मांग का नियम क्या बताता है? किसी वस्तु की कीमत तथा मांगी की मात्रा के बीच का संबंध को बताता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांड। तो इसका ऑप्शन 1 जो हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से? विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिमांड। तो ऑप्शन ए दिया गया वैल्यू, मूल्य। ऑप्शन बी दिया गया आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम। ऑप्शन सी दिया गया उपभोक्ता के रुचि में परिवर्तन, चेंज इन कंज्यूमर इंटरेस्ट। ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग देख के समझ गए हैं, अगर प्राइस में अगर घटेगा बढ़ेगा तो भी जो है डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा, मांग में इफेक्ट पड़ेगा। आय में अगर आपकी किसी के जो है इनकम में अगर चेंज होता है, अगर घटता है तो वो क्या करेगा कि जो सामान खरीदता था उसको खरीदना कम कर देगा। अगर बढ़ेगा तो जो चीज वो खरीद नहीं पा रहा था उसे भी वो खरीद सकता है। अगर उपभोक्ता का रुचि में अगर चेंज हो जाता है तो जो सामान जो है वो खरीदता था उस चीज को चेंज करके वो दूसरा चीज को वो खरीद सकता है। तो दोस्तों ये जितने भी आप ऑप्शंस देख रहे हैं ये सभी जो है डिमांड को क्या कर सकते हैं? इफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जितने भी ऑप्शन है वो सभी करेक्ट है, उपरोक्त सभी जो होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया। वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, आप सबके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। मांग के
निर्धारक तत्व है, तो मांग के निर्धारक तत्व पूछा गया, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर। आपका ऑप्शन ए दिया गया वस्तु की कीमत, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑप्शन बी दिया गया संबंधित वस्तु की मूल्य, प्राइस ऑफ आर्टिकल कंसर्न। ऑप्शन सी दिया गया इनकम लेवल, आय स्तर। ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए ये भी दोस्तों सभी जो है आपका करेक्ट है, इसलिए उपरोक्त सभी जो होगा ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, क्या स्थानापन्न वस्तुएं, क्योंकि जिनका उपयोग एक दूसरे के बदले में किया जाता है उसे स्थानापन्न वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको दिखाई मिल रहा है, पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुएं क्या है? पूरक वस्तुओं का अर्थ होता है पूरा करना, अतः ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक के साथ एक का किया जाता है। साला इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है? द गुड्स व्हिच आर इंटरचेंजेबली आर कॉल्ड। ठीक है, तो उसे एक दूसरे के बदले में कहा गया है। तो दोस्तों एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है तो उस वस्तु को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे आप चीनी के बदले किसका यूज कर सकते हैं? गुड़ का यूज कर सकते हैं। चाय के बदले कॉफी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स। लेकिन आखिर ऑप्शन 1 वाला भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार देखा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो पूरक वस्तुएं क्या होती है दोस्तों? तो पूरक वस्तु के बारे में याद रखिएगा, पूरक का अर्थ होता है पूरा करना, अतः ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है पूरक वस्तु कहलाती है। जैसे कार है तो आप पेट्रोल यूज कीजिएगा। ठीक है, अगर आप कलम लिए हैं तो स्याही का यूज कीजिएगा, डबल रोटी है तो मक्खन का यूज कीजिएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो है आपका मीन्स क्या हो जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स हो रहा है टू कंप्लीट हैंस सच थिंग्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो जैसे कार पेट्रोल, इंक पेन, ब्रेड बटर, तो आपको ये याद रखना है। इन दोनों में आपको डिफरेंस अब पता चल चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, डिमांड फॉर टी ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी। अगर हम कॉफी का मूल्य में वृद्धि कर देते हैं दोस्तों तो चाय की मांग में क्या हो जाएगी? आपकी वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीजेस होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछा गया दोस्तों देख सकते हैं, किस प्रकार की वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? और डिक्रीज और इंक्रीज इन द प्राइस विच टाइप ऑफ गुड्स डज नॉट लीड एन इंक्रीज इन डिमांड। तो इस तरह के वस्तु क्या कहते हैं? अनिवार्य वस्तु, एसेंशियल गुड्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया दोस्तों देख सकते हैं, कुछ घटिया वस्तु की कीमतें गिरने पर उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है, इसका कारण है when the prices of some inferior goods fall, the demand decreases instead of increasing, this is due to। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गिफिन का विरोधाभास, गिफिन्स पैराडॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, कीमत लोच मापने की रीतियां हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया गया है कुल व्यय रीति, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ऑप्शन बी दिया गया बिंदु रीति, पॉइंट मेथड। ऑप्शन सी दिया गया चाप रीति, आर्क मेथड। ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्यतः वक्र का ढाल होता है जनरली द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज। तो आपका ऑप्शन दिया गया है ए हो दिया गया आपका बाएं से दाएं ऊपर की ओर, अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। उसके बाद ऑप्शन बी दिया गया बाएं से दाएं नीचे की ओर, यानी डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। और ऑप्शन सी दिया गया है आपका सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन डी दिया गया है लंबवत यानी वर्टिकल। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी मैंने इसको मॉडल सेट में भी बताया था, क्या होगा दोस्तों? बाएं से दाएं नीचे की ओर, डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता जब वस्तु की मांग, द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आप सभी ने सही सोचा, पूर्णतः बेलोचदार होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। दोस्तों मैंने जो है ऑलरेडी मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन बताया हुआ है। तो दोस्तों ये था आपके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिमांड चैप्टर से आज आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है। पांचों मॉडल सेट आपका
ऑब्जेक्टिव का आप लोगों ने कंप्लीट किया है। तो दोस्तों अच्छे से सोच विचार करके आप लोग जो है टिक लगाइएगा, क्योंकि आपके पास 1.5 घंटा का समय रहता है और आपको 40 क्वेश्चंस जो है आपको वहां पे करेक्ट करके आने हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव एग्जाम की अगर बात करें दोस्तों, तो सब्जेक्टिव एग्जाम के बारे में भी मैंने बताया कि सब्जेक्टिव में जो है आप पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो पहले आप उस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर्स को आप तो डेफिनेटली करके आओगे। तो दोस्तों इस तरह से जो आप कम समय में अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे, जिससे आपको एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप लिखोगे किसी भी आंसर्स को तो आप साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखोगे। और एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो देखते हैं कि मैथ्स दिया गया है तो उसे डायरेक्ट सॉल्व करने लगता है। अगर जो न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा एग्जाम में बनाने के लिए, जो मैथ्स दिए जाएंगे, तो उसको आप लोग अगर अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स रहेगा उस क्वेश्चन में, अगर आपको आइडिया अच्छा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड तभी आप उसको आप टच कीजिएगा। वरना दोस्तों आप किसी आंसर को लिखिएगा जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो उसको अपने वर्ड्स में, ऑन वर्ड्स में जो है सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखिएगा, जिससे कि एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने काफी ज्यादा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है एग्जामिनेशन को लेकर। आप लोग लास्ट में जो है क्वेश्चन पेपर को अपने जो है टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो है जल्द से जल्द आप लोग को जो है उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूं। तो दोस्तों किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट, जॉब अपडेट, किसी भी तरीके का कोई भी समस्या हो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे भी इस तरह से हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। तो आशा करते दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।